बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुन्स रूल स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। और जो हमने हुन्स रूल में डेफिनेशन लिखी थी वो मैंने लिख दी है ऑलरेडी, आप लोगों की कॉपी में लिखी हुई है। अब हम इसी पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। जैसे P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इक्वल एनर्जी होती है। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इक्वल एनर्जी होती है। तो ईच डीजनरेट ऑर्बिटल हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होगी। सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होगी? सेम होगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है P3 है, तो आपने P3 में P में 3 ऑर्बिटल होता है, आपने 3 ऑर्बिटल ले लिया और एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डाल दिया। ये सही है। ये नहीं सही है। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, किसी को पेयर नहीं करना है। ये भी नहीं सही है। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, सब पेयर नहीं करना है, वो तो ठीक है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा दिया, लेकिन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होनी चाहिए। अगर सभी को आप ऊपर की डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो फिर इसको भी ऊपर की दिखाइए। अगर सभी को नीचे दिखा रहे हैं तो इसको भी नीचे दिखाइए। ये करेक्ट है। ये कोई नहीं है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको सबको ऊपर ही दिखाना है। किसी भी डायरेक्शन में दिखाइए, लेकिन सेम डायरेक्शन में दिखाइए। तो देखिए, मैंने 2 करेक्ट बनाए हैं और 2 इनकरेक्ट बनाए हैं। इससे कुछ आइडिया लगेगा आपको। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास D6 है, D6। तो D6 में आप, पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहले मैं सभी बना देता हूं। अब जैसे ये कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, और भी हम बहुत ढेर सारे बना सकते हैं, मैंने समझाने के लिए कुछ ले लिया है। अब हमने बोला है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस या डू नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं पहुंचेगा हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि देखो खाली
और इनको पेयर कर दिया, तो ये करेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करा गया है कि सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक को क्या कर दिया गया, पेयर कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर पेयरिंग स्टार्टिंग से होनी चाहिए। अरे भैया राशन की दुकान तोड़ो ना कि लाइन में लगना है, जो पहले आया है उसको मिलेगा। ये ऑर्बिटल है, आपने बनाए हैं, आपने जो बनाए हैं वो कोई मायने नहीं रखता। ये ऑर्बिटल सब इक्वल एनर्जी के हैं, किसी को भी पेयर पहले किया जा सकता है। अब ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी फर्स्ट में पेयर कर दो, चाहे लास्ट में पेयर कर दो, चाहे बीच में पेयर कर दो, सब चलेगा। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होनी चाहिए। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की स्पिन सेम सेम सेम। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम है, लेकिन ये अपोजिट, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, आप चारों जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऊपर ना दिखा के चारों को नीचे दिखा दीजिए तो भी सही है, लेकिन कुछ को ऊपर कुछ को नीचे ये गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से कुछ आइडिया लग गया होगा आप लोगों को ये दोनों पॉइंट का। तो एक तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन बचा तो पेयरिंग करना है, और पेयरिंग भी किसी का भी कर सकते हैं पहले, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किसी एटम का, कोई भी एटम, एक पर्टिकुलर एटम लेना, किसी भी एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। निकाल लो का मतलब ऑब्जर्वेशन में ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो ऑब्जर्वेशन में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर निकालो। दोनों इलेक्ट्रॉनों के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि चारों अलग हो सकता है 3 क्वांटम नंबर अलग हो सकता है 2 क्वांटम नंबर अलग हो सकता है कि एक ही अलग हो, लेकिन अलग तो होगा। चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एक ही एटम में सेम नहीं होंगे। तो इसमें आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, no 2 electron in any atom, no 2 electron in any atom can have, no 2 electron in any atom can have same set of, no 2 electron in any atom can have same set of all 4 quantum number, same set of all 4 quantum number। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। मतलब मैंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि चारों अलग होंगे, मैंने ये बोला कि सभी सेम नहीं होंगे। एक अलग हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको सिंपल सा लेके बताएं। आपके पास हीलियम है, हीलियम का आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो 1s2 है तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया 1s में, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग बात करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग बात करते हैं। तो n की वैल्यू 1 यहां पर है, n की वैल्यू 1 यहां पर है क्योंकि वो 1 है।
एल की वैल्यू 0 यहाँ पर भी है, एल की वैल्यू 0 यहाँ पर भी है, क्योंकि एस दोनों के लिए एस है भाई। एल की वैल्यू 0 होती है एस के लिए, और दोनों एस का इलेक्ट्रॉन है तो एल की वैल्यू 0 है। एम की वैल्यू -L2 + L होती है। अब ये तो क्या है 0 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पर भी एम की वैल्यू क्या होगी 0। एस की वैल्यू, अब देखिए यहां पर 3 क्वांटम नंबर अभी तक सेम चलते आ रहे हैं, लेकिन चौथा बदल जाएगा। ये और ये, इन दोनों में से एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लासिकल एनालॉग है। ये हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है कि ऊपर वाले एरो को हम क्लॉकवाइज और नीचे वाले एरो को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं, हम ऐसा मानते हैं, हमारी किताबों में दिया हुआ है, तो कुछ एज्यूम करने के लिए हमने ऐसा मान लिया है कि ऊपर वाले एरो को हम क्लॉकवाइज बोलते रहे और नीचे वाले एरो को एंटी क्लॉकवाइज बोलते रहे। तो जिसको हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं उसके लिए एस की वैल्यू +½ है, और जिसके लिए एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं उसके लिए एस की वैल्यू -½ है। तो आपने देखा कि एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन थे, सब कुछ सेम चलता आया, लेकिन अंत में लास्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। लास्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, जैसे मैं एक और ले लूं, सोडियम ले लिया, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, अब मान लीजिए कि हमारे पावर कट हो गया था, मान लीजिए कि हमारे जो है 2 इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 7th इलेक्ट्रॉन, 7th एंड 11th इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। 7th एंड 11th इलेक्ट्रॉन हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 7th इलेक्ट्रॉन, और 11th इलेक्ट्रॉन ये है। तो चलिए पहले 7th इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये हमारा 7th इलेक्ट्रॉन है। और ये 2p का इलेक्ट्रॉन है, 2p का, इसमें m की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 है, l की वैल्यू 1 है, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1 है, और m की वैल्यू 7th इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए -1 0 +1, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है +1 है, और s की वैल्यू क्या है +½ है। हमने बोला था कि भाई ऊपर वाले को +½ मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर है 3s, और 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा जो n की वैल्यू है वो क्या है 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू +½ ले सकते हैं। तो अब आप दोनों के क्वांटम नंबर को देखें, n की वैल्यू चेंज, l की वैल्यू चेंज, m की वैल्यू चेंज, s की वैल्यू सेम हो सकती है, भाई s की वैल्यू सेम हो सकती है, तो हमने सेम, क्योंकि s तो जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको पता नहीं, तो चलो s की वैल्यू सेम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर
मतलब चारों क्वांटम नंबर में से कोई एक बदल सकता है, दो बदल सकता है, तीन बदल सकता है या चारों बदल सकते हैं, लेकिन चारों कभी सेम नहीं होंगे, कोई भी दो पर्टिकुलर। जैसे मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चुने थे और दोनों का क्या हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है। अच्छा, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें बोला गया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लेते हैं तो उसके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो हैं वो सब सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब अलग, सब अलग हो सकते हैं कुछ। अब मेरी बात समझ गए आप लोग, मैं कई बार बोल चुका इसको। तो अब इन्होंने एक बात और बोली थी, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। Each orbital can have maximum 2 electrons and their direction of spin should be opposite. The direction of spin should be opposite. तो अगर मैं बोलूं कि भाई P हमारे पास 4 है, हमारे पास क्या है, P4 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये जो मैंने P4 ऐसे 3 तरीके से लिख रखा है, सही एक ही होगा, बाकी गलत होंगे। लेकिन गलत क्यों है, हमारा मेन टारगेट ये है कि गलत क्यों है। तो देखिए पहले वाले को देखिए ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक को पेयरिंग कर दिया। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक को पेयरिंग कर दिया। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना था लेकिन नहीं डाल पाए, तो हुन्स रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, हुन्स रूल फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना था, यहाँ पे हुन्स रूल फॉलो नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे एक और चीज हुई, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब जैसे मैंने हुन्स रूल जब मैं आपको बता रहा था तो उस समय मैंने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो पढ़ाया नहीं था, तो मैंने अपने मन मर्जी से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे कर दिया था, तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया इस बात को। लेकिन एक्चुअल में जो ये रूल है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, ये रूल पाउली ने दिया था, ये हुन्स रूल नहीं है। तो अगर ये हुन्स रूल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहां पर पाउलीज प्रिंसिपल वैलिड है, हुन्स रूल वैलिड नहीं है। हुन्स रूल का उल्लंघन कर गया, ये वायलेटेड हो गया। समझ गए? यहां पर दोनों फॉलो कर रहे हैं, यहां पर दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात समझे? यहां पर हुन्स रूल पाउलीज रूल दोनों फॉलो किए, है ना। यहां पे हुन्स रूल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इतना बड़ा कौन लिखेगा, रूल लिख देते हैं चलेगा।
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे है, लग रहा है सही है भाई। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट है। लेकिन सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने नहीं डाला अभी, ये नहीं लग रहा। यहां पर सभी ऑर्बिटल में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं डाला, और डायरेक्शन एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन डाले उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन भी सेम नहीं है। तो यहां इस बॉक्स ने दोनों के रूल को फॉलो नहीं किया। इस बॉक्स ने दोनों के रूल को फॉलो नहीं किया, तो ये तो मतलब परफेक्ट कौन हुआ, ये हुआ परफेक्ट, ये हुआ। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी होता तो भी परफेक्ट तो वही था, मतलब यही था। ये लोग परफेक्ट नहीं है। तो आपको कभी कभी पूछता है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा वायलेटेड है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि किसने क्या बोला था। ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट और दोनों इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पाउली ने बोला था, हुंस रूल नहीं है वो तो हुंस रूल हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे, तो फिर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में पहले ही कर दिया था। मैं वही पाउली करने लगता, तो बोलते कि सर पढ़ा क्या रहे हो, हुंस रूल या पाउली। तो इसलिए एक को पहले पढ़ा दिया, फिर दूसरे को समझाया, तो जब दूसरा बताया तब पहले में वापस आए कि देखो पहले वाले में ये बात नहीं थी, ये बात यहाँ आई है। लेकिन सब मिलाकर जब आप करेंगे तब आप परफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ आइडिया लग गया? लगा होगा। कुछ तो लगा ही होगा आइडिया। ऐसा तो नहीं कि आइडिया नहीं है, एक आइडिया। नेटवर्क तुम लोगों का भी खराब रहता है कि मेरा ही खराब रहता है? यार मैं गांव में रहता हूँ, मेरा खराब रहता लगता। जो भी हो, गांव वालों को हमेशा हर फैसिलिटी नहीं मिलती थी। जैसे गांव वाले कोरोना से बच जाते हैं, हम लोग कोरोना से बच जाते हैं, हमको किसी से मिलना ही नहीं है। हमारे 5 किलोमीटर के सराउंडिंग के एरिया में हम इसी में घूमते। हम घर से बाहर निकलते हैं, बाइक निकालते, कार निकालते, घूमते, लेकिन हमको कोरोना से डर नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया सील्ड रहता है। कोई भी बाहर का पर्सन एंट्री मारता है ना, तो गांव का नेटवर्क ऐसा है ना कि यहाँ पे सभी एक दूसरे को बताते हैं कौन है, क्या है भैया, क्यों आए हो, कौन हो तुम। लेकिन शहरों में क्या होता है ना कि बगल में ही कोई आता है ना, किसी के घर में आ गया, बगल में ही आ गया, तो पता ही नहीं चलता कि कौन है क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अब देखिए, बात करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी, तो उसमें आप लोगों में से किसी ने बोला कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है? तो आइए समझते हैं। दरअसल जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 हो जाता है। बट 24 है तो यही होगा। लेकिन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी नहीं जाती। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाती है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5 लिखते हैं। वैसे ही अगर कॉपर की बात करें 29, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d
10 कर देते हैं, ये दोनों सही है। अब 4s2 3d9 करेंगे तो वो s वाले के एक इलेक्ट्रॉन को d में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो रूल है उसको तोड़ के अपने हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाई जाए जिसमें s का इलेक्ट्रॉन निकाल के d में डाल दिया जाए, जबकि s लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है और d हायर एनर्जी का है। 3d हायर एनर्जी का है, 4s लोअर एनर्जी का है। n+l रूल से निकालेंगे तो 4s कम एनर्जी का है और 3d हायर एनर्जी का है। और आप कम एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप किसी एटम को बाहर से एनर्जी देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही किसी चीज की एनर्जी बढ़ती है उसकी स्टेबिलिटी घटती है। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी चीज में, चाहे ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ये ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एनर्जी के। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के। तो अब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है और आपने अलग से एनर्जी दे दी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो इसका मतलब आपने क्रोमियम को हायर एनर्जी पे भेज दिया। और जब आप हायर एनर्जी पे भेज देंगे, या कॉपर का 4s2 से 4s1 बना रहे हैं और 3d9 से 3d10 कर रहे हैं, तो आप s से d में इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो आप कॉपर को हाई एनर्जी पे भेज दे रहे हैं। आप हाई एनर्जी पे भेजेंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी कम हो जा रही है, तो फिर बाद में ऐसा क्यों किया जा रहा है, या ये स्टेबिलिटी वाकई में कम हो रही है या स्टेबिलिटी बढ़ रही है, या कुछ तो कारण होगा। तो आइए इस बात को समझते हैं। तो पहले तो ये जानते रहिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का ये करना है और कॉपर का ये करना है, और क्यों करना है ये अब हम बात करते हैं। ये जरूर आप लिख लीजिएगा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एनर्जी के। तो हमारा हेडिंग है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल। चलो सबसेल भी घुसा देते हैं इसी में, कटेगा नहीं है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबसेल की। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी है? अच्छा, हाफ फिल्ड पहले लेते हैं। हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड हमारे पास है P3D5F7, ये सब क्या है, हाफ फिल्ड। फुल्ली फिल्ड कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास P6D10F14, ये सब क्या है, फुल्ली फिल्ड। तो इसमें हम ये मेन हमारा जो अभी का टारगेट है वो ये है, क्योंकि हम क्रोमियम और कॉपर में हमेशा क्या हो रहा है कि D4 को D5 कर दे रहे हैं और D9 को D10 बोल रहे हैं। हमारे जब टीचर हम लोगों को पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो उन्होंने भी ये बात हमें बताई थी कि क्रोमियम का D4 ना करके D5 कर देते हैं, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो वहाँ उन्होंने ये नहीं बोला था कि क्यों लेते हैं, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि एक एक्सेप्शन लिखो, क्योंकि केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है ही, हम लोग पहले से ही मतलब मान के चलते थे कि एक्सेप्शन तो होगा ही। तो उन्होंने बोला कि एक एक्सेप्शन लिखो कि D में 4 या 9 नहीं होगा, D में 4 या 9 नहीं होगा। जब भी D में 4 या 9 आने की कंडीशन आएगी तो आप उसके पहले जो S है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसको D4 को 5 कर देंगे और D9 को D10 कर देंगे। चलिए भाई, हम लोग ज़्यादा इफ बट नहीं करते थे, मान लेते थे बात को। लेकिन जब हमको जानकारी हो चुकी है तो हम आपको भी बता दें, नहीं होती जानकारी तो हम आपको भी कहते थे कि भैया रट्टा मार ले। तो अच्छा, एक बात बोली जाती है कि इट इज वेल नोन fact that symmetry
लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब ऐसा बोलना पड़ता है। अब मैं बोलूँगा इट इज वेल नोन फैक्ट दैट, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जग जाहिर है, ये सबको पता है कि ऐसा होता है। तो आप बोलेंगे कि अरे सर जग जाहिर है, हमको तो नहीं पता था। हाँ, तो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट, क्या है, ऐसा बोलना पड़ता है भले आप ना जानते हो, कि ये जग जाहिर है कि ये सबको पता है कि सिमेट्री, जिसके पास भी सिमेट्री होगी उसके पास क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। बहुत से वेल नोन फैक्ट इसलिए भी है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो आंधी वांधी आती है, आंधी आती है, तो जो पेड़ एक तरफ झुके रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। जो खंबे किसी एक तरफ, एक तार से एक ही तरफ खींचे रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। जिन खंभों में इधर से भी तार गया रहता है, इधर से भी तार गया रहता है, इधर से भी गया रहता है, इधर से भी गया रहता है, चारों तरफ से बैलेंस रहते हैं, वो टिके रहते हैं। और जिनमें कोई तीन तरफ से कोई बात होती है, या कोई दो तरफ से होता है, या कोई एक तरफ से होता है, वो उखड़ जाते हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। तो ये बात सही है कि सिमेट्री जो होता है वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। और हाफ फिल्ड होना या फुलफिल्ड होना, किसी ऑर्बिटल का आधा, मतलब किसी सबसेल का आधा भरा होना या पूरा भरा होना, क्या है, स्टेबिलिटी का एक कारक तो है। तो चलिए, लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होती। हम बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर सिमेट्रिकल, सो दे आर मोर स्टेबल, सो दे आर मोर स्टेबल। लेकिन स्टेबल होने से हम ये बात प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि फोरस से जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जाके 3D में जा रहा है, उसको जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी तो बढ़ा रहा है, वो तो एटम की एनर्जी बढ़ा रहा है। और जब वो एटम की एनर्जी बढ़ा रहा है तो आखिर आप घटा कहाँ से रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है एक्सचेंज एनर्जी। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है, समझा जाए कि एक्सचेंज एनर्जी क्या है। तो क्या होता है कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल में, डीजनरेट ऑर्बिटल में, मतलब जैसे डी में 5 हैं, एफ में 7 हैं, पी में 3 हैं, ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेम डायरेक्शन वाले अपने ऑर्बिटल को एक्सचेंज करते हैं। सेम डायरेक्शन वाले, ये नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाले अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज करते हैं तो उससे इनकी एनर्जी, मतलब ये एनर्जी रिलीज करते हैं। एक्सचेंज करके ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते जाते हैं उतनी एनर्जी इनकी कम होती जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। समझ पा रहे हैं? तो आइए, इन अ डीजनरेट ऐसे लिखिए, नहीं, in degenerate orbitals electron exchange their position by similar spin electron, similar spin electron. In this process, they release energy due to which stability of element increases. स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन
ऐसा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास D4 है, हमारे पास D5 है, ठीक है। अब ये जो D4 है, D4 को थोड़ा इधर बना देते हैं। D4 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये फर्स्ट वाला सेकंड से एक्सचेंज कर सकता है, फर्स्ट वाला थर्ड से एक्सचेंज कर सकता है, फर्स्ट वाला फोर्थ से, अपना पोजीशन वो उधर चला जाए, ये इधर चला, एक्सचेंज कर सकता है। अभी तो फर्स्ट वाले की बात हुई, सेकंड वाला थर्ड वाले से एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड वाला फोर्थ वाले से एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। अब आप कहें सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कर सकता है, तो वो तो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब 5 हो गया, ये तो गलत हो गया। थर्ड वाला फोर्थ वाले से एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज देखा जाए तो यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 एक्सचेंज के कारण इसकी एनर्जी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। कम हुई होगी तो कुछ स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि 6 एक्सचेंज हुआ है। अच्छा, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या कहानी है। जब हम क्रोमियम के D4 को D5 बना देते हैं, तो D4 था तो ये कहानी थी, D5 है तो वो चलेगा। तो अब D5 में ये वाली कंडीशन चालू होगी। ठीक है, 4 एक्सचेंज तो यही हो गया। ठीक, फर्स्ट का एक्सचेंज हम दिखाई चुके हैं। सेकंड का एक्सचेंज दिखा दिया। थर्ड का एक्सचेंज दिखा देते हैं। थर्ड का एक्सचेंज दिखा दिया। छह तो नहीं हो गया। अच्छा, फोर्थ का एक्सचेंज दिखा देते हैं। ठीक है, और टोटल एक्सचेंज यहां पर कितना है, टोटल एक्सचेंज गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। एक्सचेंज कितना है, 10। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंज मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड एंड हायर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो नो डाउट 4s से 3d में जाने पर एनर्जी ली होगी, लेकिन D5 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज ज्यादा होने के कारण ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी होगी। मतलब जितना लिया नहीं होगा उससे ज्यादा रिलीज कर दिया गया होगा। तो उससे ज्यादा रिलीज होने की वजह से स्टेबिलिटी D5 की क्या है, ज्यादा है। और यही कारण है D9 और D10 में, D9 और D10 में, वहां पर भी जैसे D9 में क्या होगा,
कि 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, यही तो होगा। तो 5 जो ऊपर की तरफ है उसके लिए 10 एक्सचेंज आएगा ऐसा, और जो 4 नीचे की तरफ है उसके लिए 6 एक्सचेंज आएगा, तो टोटल 16 एक्सचेंज होगा। लेकिन जब D10 होगा तो 5 ऊपर 10 एक्सचेंज, 5 नीचे 10 एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज कितना हो गया 20। तो वो 20 एक्सचेंज हो जाएगा, और D9 में कितना हो जाएगा 16 एक्सचेंज। तो 20 एक्सचेंज की वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बना लेंगे आप, और आप ये लिखेंगे कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज की। ड्यू टू विच स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, more will be the stability। higher the number of exchange, more will be the stability। लेकिन आप एक्सचेंज को हमेशा सेम डायरेक्शन वालों से ही कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर D6 की एक्सचेंज तो ज़्यादा है। अगर आपको कोई बोले कि भाई D6 की एक्सचेंज कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, D6 की 10 ही है। जैसे 5 ऊपर वाले तो एक्सचेंज कर लिए, नीचे वाला जो 1 है वो किससे एक्सचेंज करेगा, तो एक अकेला जो होगा वो एक्सचेंज नहीं करेगा। अरे यार तुम्हारे पास 1 रुपया है और आसपास कोई दुकान ही नहीं है, तो तुम सामान किससे खरीदोगे। 1 रुपया नहीं, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया ही हो, लेकिन आसपास दुकान ही नहीं है, तो सामान किससे खरीदो। अब मान लो मोंगली के पास फेडरल बैंक का सारा पैसा आ जाता, तो मोगली किससे, भालू से खरीदता सामान, या शेर से, या उसके जो है वो भेड़िया जो साथी थे उसके दोस्त, अकड़ू पकड़ू टाइप के, लीला अकड़ू पकड़ू सरपंच था एक, और वो काला बिल्ला बगीरा। हाँ, मैं मतलब मोगली का शौकीन, मतलब मोगली का मैं शौकीन हूँ। मतलब मोगली तब देखा है जब मोगली आया था एक्चुअल में, जब मोगली मतलब एक्चुअल में तो मोगली वोगली कुछ नहीं था, सीरियल जब मोगली था वो आया था 1994 में, 4-5 में। तो हम लोग का बचपन था, वो 7th में 8th में पढ़ते थे, वो टाइम पर हम लोग देखते थे। तो वो मोगली, इसलिए मुझे उसके कैरेक्टर याद है। तो हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रोमियम और कॉपर क्यों लिखा जाता है D9 की जगह पे D10 और D4 की जगह पे D5, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आए तो आप तुरंत देख लेंगे। अच्छा, दूसरा बात ये भी है कि ये तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि सबके साथ ऐसा होता है, मैंने ये नहीं बोला कि सबके साथ ऐसा होता है। पीरियोडिक टेबल में जो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, वो जब नीचे आप डी में और नीचे डी में जो सीरीज है उसमें नीचे जाएंगे तो उसमें और इरेगुलर तरह के दिए हुए हैं, वहाँ पर डिफरेंट कारण है। हम लोगों का जो सिलेबस है, हमको जो पढ़ना है वो ट्रांजिशन मेटल में, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में हमको 3D सीरीज जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, शक्ति, वीसीआर, मन, फेको, निकुंजन, याद करिए, शक्ति, वीसीआर, मन, फेको, निकुंजन। अरे स्कैंडियम, शक्ति, वीसीआर, मन, फेको, निकुंजन, ठीक है। शक्ति, वीसीआर, मन, फेको, निकुंजन, इसको 2-3 बार बोलिएगा, शक्ति, वीसीआर, मन, फेको, निकुंजन, और आपको याद हो जाएगा। तो ये जो शक्ति, वीसीआर, मन, फेको, निकुंजन है, ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, और हमारे सिलेबस में ये है, इनके बारे में हमको जानना है। जो हमारा डी ब्लॉक का चैप्टर है 12th में, वो इन्हीं के बारे में स्टडी करने को बोलता है। इसीलिए हम आगे के जो एक्सेप्शन हैं, जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, इन सब के बारे में हम बात नहीं करते। समझ पा रहे? तो चलिए मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूं, जरा सा करके दिखाइए।
29। देखना नहीं है, पीछे नहीं देखना है आपको, ये नहीं कि पन्ना पलट के देख लो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि क्रोमियम का क्या है, कॉपर का क्या है, ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। जरा लिखिए इसको जल्दी से। है भाई, तो कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको क्या करना है, सभी क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो कैल्शियम सबसे पहले आप लिख लीजिए, कैल्शियम 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप डायरेक्ट 4s2 लिखकर खाली हो सकते हैं, मतलब सीधे ला सकते हैं 4s2। अब 4s2 ठीक है, अब 4s2, अब आप अगर आप यहां पर देखें कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है s के लिए, और अगर l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। s की वैल्यू, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, तो आप बोलोगे सर ये वाला है, क्योंकि पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। अरे ऐसे कैसे, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ये बोलना गलत है ना। आप नहीं बता सकते ये बात कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, आप ये नहीं बता सकते। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस हाफ। समझ गए? हाँ, मतलब इन दोनों में कौन पहला है कौन दूसरा किसी को नहीं पता, तो ऐसे लिख दिया। हाँ, अगर आपको वो जो है ऐसे बना के दे दे, अगर वो ऐसे बना के दे दे, अब बोले कि अब बताओ, तो अब उसने बना के दिया है ऊपर की डायरेक्शन में, तब आप यहां प्लस हाफ लिख दीजिए। जब वो नीचे की डायरेक्शन में बना के दे तो माइनस हाफ लिख दीजिए। उसने कुछ नहीं बनाया भैया, उसने तो बोला कि कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताओ, तो कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताने के लिए तो बनाया आपने, पहले से तो पेपर में बना के दिया नहीं गया, बनाया आपने। तो जब आपने बनाया तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले। आप इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन के एटम के बारे में, आप एटम के मालिक हैं। आप कौन होते हैं उसके परिवार में दखल देने वाले कि वो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब आप उसका, वो उसकी जो है अपनी मर्जी है, उसकी प्राइवेट वो है, मतलब उसकी अपना जो है वो क्या बोलते हैं, खुद का डिसीजन है, वो जो चाहे वो करता है। तो आप कौन होते हैं बोलने वाले कि तुम क्लॉकवाइज पहले जाओगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, नहीं मैक्सिमम ही रहने देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन phosphorus atom which have S is equal to plus half।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है फॉस्फोरस के अंदर जिसमें S की वैल्यू क्या हो, +½ हो। मजेदार चीज है। सॉल्यूशन लिखा जाए। सबसे पहले फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब देखिए यहां तक पेयर्ड है, यहां तक क्या है, पेयर्ड है, और ये 3 क्या है, अनपेयर्ड है। यहां तक तो क्या है, पेयर्ड है, यहां तक पेयर्ड है, और ये 3 अनपेयर्ड है। तो यहां तक जब पेयर्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, S = +½ और 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, S = -½ ये यहां तक के लिए है, यहां तक। अरे यार ये ऐसे थोड़ा करते थे, पता तुमको S का है। S स्पिन क्वांटम नंबर की बात हो रही है, तो जैसे 2 + 2 + 6 + 2 12 इलेक्ट्रॉन में, भाई 12 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, तो 6 ऊपर 6 नीचे की तरफ तो रहेंगे, पक्का है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका +½ होगा, दूसरे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका -½ होगा। अब यहां बात करते हैं, यहां क्या होगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। अगर ये बोलता फाइंड मैक्सिमम, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन S3 इलेक्ट्रॉन may be in clockwise rotation, मतलब S = क्या हो गया, +½ मे बी। अब हमको क्या पता कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। हमने बोला कि मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम निकालना है, तो 6 तो पक्का है, और ये 3 सेम डायरेक्शन में होंगे, ये भी पक्का है क्योंकि तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पक्का है, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, तीनों के डायरेक्शन सेम होंगे। अब अगर तीनों ये हैं तो ये है, और अगर तीनों ये है तो ये नहीं है। तो ये नहीं है तो मैक्सिमम कहां निकाला आपने, तब तो आपने मिनिमम निकाल लिया कि भाई कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका +½ होगा, अब बाकी के 6 + 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका -½ हो सकता है। लेकिन जब मैक्सिमम बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी +½ वाली माननी पड़ेगी। और जब मानेंगे तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन हैव S = +½ लेकिन अगर आपसे पूछे मिनिमम, तो जैसे यही क्वेश्चन मैं फिर पूछ दूं, फाइंड मिनिमम। अब दूसरा क्वेश्चन आप दूसरा लिखेंगे, मैं ये आपको दुख हो रहा होगा कि सर ने तो उसी मिटा के लिख दिया। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p एटम विच हैव S = +½ मिनिमम। तो अब जब मिनिमम बोला जाए तो ये 6 हो गया, इसको मान लेंगे कि ये होगा ही नहीं, ये तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम तो मिनिमम निकालना चाहते, तो हम प्रोबेबिलिटी ही नहीं मानेंगे उसकी। तो जब हम मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम 9 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कम से कम यार 9 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। सिक्स इलेक्ट्रॉन, सॉरी, मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन। भाई इन 12 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा ही ना जिसके पास +½ है। हो सकता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन के पास +½ ना हो, -½ हो, तो मिनिमम 6 तो होंगे। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 हो सकता है कि ये तीनों +½ वाले हो जाए, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2 क्वेश्चन मैंने कराया एक साथ, इसलिए मिनिमम मैक्सिमम एक साथ नहीं लिख रहा था, अलग अलग 2 क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझ में आए। वो खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दे क्या? आपको एक क्वेश्चन दे दे करने के लिए, एक दे देते। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम हैविंग S इज इक्वल टू प्लस हाफ। क्रोमियम के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताने जिसमें S की वैल्यू क्या हो, प्लस हाफ हो। मामला समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी बात करते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट n+2, अंडर रूट n+2। लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट n क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पर मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले आपको एक होमवर्क दे दूं कि आप मुझे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ के निकालिए, तब हम लोग अगली क्लास में इस पे आ जाए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, Fe, CO, Ni, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, Cl, ये कुछ एलिमेंट है। मैग्नीज भी ले लीजिए, ये कुछ एलिमेंट है जिनमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के बताना है। आप मुझे बताइएगा। अच्छा, कुछ और भी दे देते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया Fe3+, Mn2+। चलिए इन दोनों का निकलेगा, अभी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये आप खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी आप मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालेंगे, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के मेरे पास आप भेज देंगे कि सर हमने ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला है, सही है या नहीं है। ठीक है, और सही गलत का फैसला भी हम लोग कर लेंगे, क्लास में भी कर लेंगे, तो वैसा कोई इशू नहीं है। और वैसे मैं आपको आंसर वैसे भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अभी जब तक आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद से निकालना नहीं जानेंगे, तब तक मैग्नेटिक मोमेंट का मज़ा नहीं आएगा। अब मज़ा नहीं आएगा ना, तो मज़ा नहीं आएगा। नमस्कार।